मेरे पिया की महबूबा पार्ट 8। मीनाक्षी का नाम आते ही मेरे मुंह का स्वाद कैसेला हो गया। उसको मैं स्कूल में भी ज़्यादा पसंद नहीं करती थी, या यूँ कहे कि वह मुझे पसंद नहीं करती थी तो ज़्यादा सही होगा। पता नहीं किस तरह का कंपटीशन वह मेरे साथ करती थी। वह पढ़ने में मुझसे ज़्यादा अच्छी थी। उसके हमेशा अंक अच्छे आते थे। अगर पर्सनालिटी की बात करें तो वह गोरी चिट्टी और खूबसूरत थी। वही मैं, गेहुए रंग की साधारण सी दिखने वाली लड़की। वह अपने बिंदास अंदाज और बेलगाम बोली की वजह से लड़कों के ग्रुप में खासी लोकप्रिय थी। हर लड़का उसकी जैसी खूबसूरत लड़की को गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था, और वह भी लड़कों की इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने में चूकती नहीं थी। एक से एक अमीर और हैंडसम लड़के उसकी बॉयफ्रेंड के लिस्ट में बने रहते थे। लड़कों के साथ घूमना फिरना, खाना पीना उसे बहुत पसंद था। वह अपने बॉयफ्रेंड के द्वारा मिले हुए महंगे उपहार हम लड़कियों को दिखाकर हमारे मन में ईर्ष्या उत्पन्न करके आनंदित होती रहती थी। जब भी उसका कोई नया बॉयफ्रेंड बनता था, हम लड़कियों में खुसर पुसर शुरू हो जाती थी कि यह इसका फाइनल बॉयफ्रेंड होगा। परंतु कुछ ही दिनों बाद हम देखते कि वह किसी और लड़के के साथ इश्क में गिरफ्तार हो चुकी होती है। कुल मिलाकर उसकी इमेज स्कूल में दूसरी लड़कियों के बॉयफ्रेंड को पटाने वाली बन गई थी। बस यही वजह थी कि वह ज़्यादातर लड़कियों की आँख की किरकिरी और बहुत सारे लड़कों की आँखों की ठंडक थी। अंशुल ने कभी उसे भाव नहीं दिया, इसलिए वह अंशुल को पसंद नहीं करती थी। अंशुल को उसका इस तरह बेफाक होकर लड़कों के ग्रुप में बात करना बिल्कुल भी नहीं भाता था। लेकिन कभी कभी मैंने और लड़कों की तरह अंशुल को भी मीनाक्षी को ताड़ते हुए देखा था। मुझे यह तो समझ में आ गया था कि अंशुल भी उसके रूप के जाल में फंस सकता है, बशर्ते कि मीनाक्षी उससे बात करना शुरू करे। जब अंशुल ने मुझे बताया कि कॉलेज में उसका कोई बॉयफ्रेंड है, तो मेरे दिल को बड़ी तसल्ली हुई। अंशुल के साथ यह 3-4 दिन कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। उसके पास अपने कॉलेज की ढेर सारी बातें थी, इधर मेरे पास अपने परिवार और स्कूल की बातें। कॉलेज जाते ही उसका साक्षात्कार एक नई दुनिया से हो गया था। हालांकि वापस जाते वक्त वह एक बार फिर से मायूस हो गया था। हर बार की तरह मैंने उसे तसल्ली दी थी कि जल्द ही हम फिर मिलेंगे। धीरे धीरे 1 साल खत्म होने को था। मेरी परीक्षाएं सिर पर थी। हालांकि पढ़ने में मेरा ज़्यादा ध्यान नहीं लगता था, लेकिन अंशुल मुझे ज़्यादा पढ़ाई करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करता रहता था, और मैं भी अच्छे अंक लाकर उसे दिखाना चाहती थी, इसलिए जमकर पढ़ाई कर रही थी। सर्दियाँ अपने उतार पर थी। होली का त्यौहार आने वाला था। मुझे याद आया, पिछली होली पर हम सब बच्चे सविता आंटी के यहाँ इकट्ठे होकर क्या खूब होली खेले थे। मैंने अंशुल को प्रोग्राम पूछने के लिए उसे फ़ोन किया था, परंतु उसने बताया कि होली पर वह नहीं आ सकता है। उसके सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम पास आ रहे हैं और वह उसी तैयारी में लगा हुआ है। मेरी परीक्षाएं समाप्त हो गई थी और मैं कई दिन से मम्मी को मना रही थी कि हम लोग बड़ी मौसी के यहाँ लखनऊ चले। इसी बहाने मैं कानपुर की उस उबाऊ दिनचर्या से छुटकारा पाना चाहती थी। साथ ही अगर संभव हुआ तो अंशुल से मिलने का मौका भी लग जाएगा, यही सोच रही थी। करीब 15 दिन तक हम तीनों भाई बहनों की ज़िद के आगे आखिर मम्मी को झुकना पड़ा। उन्होंने 3 दिन के लिए लखनऊ जाने का प्रोग्राम आखिर बना ही लिया। यह सुनते ही मेरी आंखें खिल गई। मौसी की बेटी डॉली मुझे बहुत प्यार करती थी। मैं कई दिन इस उधेड़-बुन में रही कि किस तरह अंशुल से मिला जाए। कभी सोचती कहीं बाजार जाने का प्रोग्राम बनाकर अंशुल को वही बुला लिया जाए। अकेले अंशुल के कॉलेज जाना तो संभव नहीं था। दूसरे शहर में मुझे रास्तों का भी पता नहीं था, इसलिए कोई अकेले घर से निकलने नहीं देता था। डॉली को अपनी योजना में शामिल किए बिना बात नहीं बनेगी, इसका मुझे अंदाज़ा हो गया था। जिस दिन हम लखनऊ पहुँचे,
उसी दिन खाना खाने के बाद रात में जब हम टहलने के लिए घर से बाहर निकले तो मैंने डॉली को अपने विश्वास में लेकर अंशुल से मिलने की बात बताई। वह मेरी समस्या समझ गई थी। उम्र में मुझसे 2.5 साल छोटी होने के बावजूद वह समझदार निकली। ईशू दी, हम लोग साइकिलिंग करने के बहाने अंशुल भैया से मिलने जा सकते हैं। मैं अपनी साइकिल ले लूँगी, आप भैया की साइकिल ले लेना। मम्मी साइकिलिंग के लिए नहीं रोकेगी, उसने योजना बनाते हुए कहा। कानपुर होता तो मम्मी मुझे इस तरह जाने नहीं देती, परंतु यहाँ लखनऊ की कुछ बात ही और थी। यहाँ मम्मी की नहीं मौसी की चलती थी। मम्मी ने थोड़ा विरोध भी किया, लेकिन मौसी ने यह कहकर हमें जाने की इजाज़त दे दी कि बच्चे हैं, सारा दिन घर पर बैठ के क्या करेंगे, जाने दे, घूमने फिरने आए हैं, घूम आने दे 1 आध घंटा। अच्छा भाई चले जाओ, घूम आओ, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं जाना और जल्दी आना, मम्मी ने हिदायत दे दी। पता नहीं जल्दी बुलाकर इन मम्मियों को हमसे कौन सा पहाड़ खुदवाना होता है। हर जगह से जल्दी वापस लौटने की शर्त लगा दी जाती है, लेकिन आज मैंने उस शर्त को खुशी खुशी मान लिया। अब समस्या थी अंशुल से बात करने की। अंशुल ने इमरजेंसी में बात करने के लिए मुझे एक नंबर दिया हुआ था। मैंने मौका देखकर घर से अंशुल को नंबर मिलाया। जब मैंने उसे फ़ोन करने का मकसद बताया तो वह खुशी से उछल पड़ा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं उसको ऐसा सरप्राइज़ दूंगी। अंशुल मुझसे मिलकर बहुत खुश हो गया। मेरा भी लखनऊ आने का मकसद पूरा हो गया था। मैं डॉली को बार बार धन्यवाद दे रही थी। मैं और अंशुल देर तक पार्क की सीढ़ियों पर बैठे बातें करते रहे और डॉली साइकिल चलाती घूम रही थी। जब हम घर के लिए निकलने लगे तब तक डॉली और अंशुल भी आपस में एक दूसरे से घुल मिल गए थे। रास्ते में लौटते वक्त मैंने डॉली से अंशुल के बारे में बात की तो डॉली ने बताया, अंशुल भैया मुझे बहुत अच्छे लगे, अब तू घर जाकर किसी को मत बताना अंशुल के बारे में। डॉली को हिदायत देते हुए मैंने कहा। काफ़ी दिन तक अंशुल का कोई फ़ोन नहीं आया। मुझे पता था कि वह अपनी परीक्षाओं में व्यस्त होगा। जब मैं लखनऊ में उससे मिलती थी तो उसने मुझे पहले ही बता दिया था कि अब उसका कानपुर आना छुट्टियों में नहीं हो पाएगा, और वही हुआ। गर्मी के दिन थे। मैं अपनी 12वीं की कई किताबों को जल्दी चढ़ाने में व्यस्त थी कि अचानक दीपा घर पर आई। कुछ देर मुझसे इधर उधर की बात करती रही और फिर धीरे से मुझे इशारा किया, अंशुल भैया आ गए हैं। मैंने तुरंत अपना सब सामान समेटा और दीपा के साथ लपक के उसके घर पहुंच गई। दीपा के घर जाने के लिए कोई मनाही तो थी नहीं। अंशुल पहले से ज़्यादा कमज़ोर लगा, परंतु उसके शर्मीलेपन की जगह अब वह काफ़ी वाचाल हो गया था। जब से मैं आ गई थी वह लगातार हम तीनों से बातें कर रहा था। लखनऊ में ऐसा होता है, लखनऊ में वैसा होता है, गर्मी की छुट्टियां उसे यही बितानी है और इस बीच में हमारा कई बार मिलना होगा, यह मैं जानती थी। इसलिए कुछ देर बातें करके मैं आश्वस्त हो अपने घर आ गई। वह तो बाद में सविता आंटी ने मुझे बताया था कि अंशुल ने सविता आंटी से कहा है कि वह मुझसे शादी करना चाहता है। यह सुनते ही मेरी तो सांस ही अटक गई। मैं भी वही चाहती थी, परंतु मुझे यह भरोसा नहीं था कि अपनी इस इच्छा के बारे में वह इतनी जल्दी सविता आंटी को बता देगा। इसके साथ ही आंटी ने मुझे यह भी आगाह किया था कि याद रखना, तेरे पापा इस शादी के लिए नहीं मानेंगे। असल हमारा परिवार उनके परिवार से थोड़ा ऊंचा स्थान रखता था, सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं, बाकी दूसरे रूप में भी। हमारा उठना बैठना, मिलना जुलना काफ़ी पढ़े लिखे और संभ्रांत परिवारों में था, जबकि अंशुल का परिवार इस मामले में हमसे ज़्यादा हल्का था। हर पिता की तरह मेरे पापा भी यही चाहते थे कि मेरी शादी अपने से भी उच्च घराने में करें। अपनी इस इच्छा का जिक्र कई बार पड़ोसी होने के नाते सविता आंटी के घर पर भी कर चुके थे।
इसलिए सविता आंटी ने मुझे याद दिलाया कि मैं इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा आगे ना बढ़ूँ। यह बात सुनते ही मैं बहुत गमगीन हो गई थी, लेकिन अगले ही पल मैंने अपने आप को समझाया था, अब मुझे अंशुल को भी एक बार समझाना है। यह निश्चय करके उसे मिलने का मौका ढूंढने लगी। इस बार लखनऊ जाने से पहले जब उसे मिलने का प्रोग्राम तय किया, उस दिन मैं यही सोचकर खुद को तैयार कर रही थी कि आज मुझे अंशुल को सब कुछ सही सही बताकर सब खत्म कर देना है। पहले तो अंशुल के जाने के नाम से ही मेरा दिल भारी हो रहा था। उस पर इस रिश्ते को ख़त्म करने के नाम पर तो जैसे मेरे कदम ही आगे नहीं बढ़ रहे थे। क्या कहूँगी, कैसे कहूँगी, और मेरी इस बात पर अंशुल की क्या प्रतिक्रिया होगी, यह मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। शहर के नए मॉल में हम दोनों पिज़्ज़ा हट में बैठकर पिज़्ज़ा खा रहे थे। तभी मैंने अंशुल से सविता आंटी द्वारा कही गई बात का जिक्र किया। सविता आंटी ने मुझे बताया कि तूने उससे कहा है तू मुझसे शादी करना चाहता है। मुंह के टुकड़े को चबाते हुए मैंने पूछा, हाँ, तो क्या गलत कहा? जो दिल की बात थी वह तो कह दी। कोल्ड ड्रिंक का सिप लेते हुए अंशुल ने अकड़ कर कहा, देख अंशुल, मैंने तुझे कहा है कि मेरे पेरेंट्स तुझसे शादी करने के लिए कभी नहीं मानेंगे। मैंने अभी भी अपनी कोशिश जारी रखी। तू कहती है ना कि तेरा और हमारा स्टैंडर्ड सेम नहीं है। मैं उसके लिए काम करूँगा। मैं तुम्हारे स्टैंडर्ड पर आकर दिखाऊँगा। यह मेरा चैलेंज है। आज अंशुल में मुझे एक जुनूनी प्रेमी की झलक दिखाई दी। इसको देखकर मैं मन ही मन खुशी से फूली नहीं समा रही थी। लेकिन तभी दिमाग में आवाज़ आई, इशारा तुम यह गलत कर रही हो। लेकिन प्यार में सही गलत का फैसला कोई नहीं ले पाता है, वह तो बस प्यार ही कर पाता है। सब कुछ जानते हुए भी मैं क्यों इस प्यार की नदी में गोते खा रही थी, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा था। आखिर अंशुल ने मुझे यह कहकर समझा ही लिया, अभी शादी में बहुत वक्त है, इसलिए मुझे अभी इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। मुझे भी उसकी बात में दम लगा और हम दोनों खुशी खुशी एक दूसरे से जुदा हो गए क्रमशः। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।